पिछले भाग में हम लोग आपदा प्रबंधन से कुछ बात पढ़े थे, जिसमें आपको बताया गया था कि आपदा क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, फिर आपदा कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानवीय आपदा किसे कहते हैं, ये सब के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग आपदा प्रबंधन में ही जो एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि टाइम हो तो हम लोग सुनामी के बारे में या ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है भूकंप। सबसे पहले भूकंप की परिभाषा पूछा जाता है कि भूकंप कहते किसे हैं। देखिए, भूकंप को आप देखेंगे कि ये दो शब्द से मिलके बना है, भू प्लस कंप। यहाँ पर आप देखेंगे भूकंप के, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भू प्लस कंप। ये जो भूकंप बना है भू प्लस कंप से। भू के मतलब होता है पृथ्वी या धरती, और कंप के मतलब होता है कंपन करना, कंपन करना। तो भूकंप के अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो भूकंप के शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भूमि का कंपन। तो भूमि में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। लेकिन भूमि का ये जो कंपन होता है वह तरंगों के माध्यम से होता है। तो धरातल के अंदर जो भी तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग के वजह से धरती पर जो कंपन होता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। और अगर परिभाषा लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि धरातल के अंदर, धरातल के अंदर उत्पन्न, धरातल के अंदर उत्पन्न तरंग जिसके वजह से, उत्पन्न तरंग जिसके वजह से पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, या धरातल पर भी लिख सकते हैं पृथ्वी पर कंपन, कंपन पैदा होते या कंपन होता है, होता है, उसे भूकंप कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। और ये जो भूकंप है यह एक प्राकृतिक आपदा है। आपसे प्रश्न पूछे कि भूकंप कैसी आपदा है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अब भूकंप के उत्पत्ति के पीछे की वजह को जानना होगा। देखिए, क्लास 10th में भूकंप के उत्पत्ति के मुख्य दो वजह जानना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे कारणों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि आपसे लिखने को कहे तब 2 या 3 बार लिख सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, भूकंप की अगर उत्पत्ति की बात करें कि भूकंप उत्पन्न कैसे हुआ, तो इसके पीछे बहुत वजह है, लेकिन मुख्य वजह प्लेट टेक्टोनिक कारणों को बताया जाता है। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि मान लेते हैं कि ये धरातल है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का वह हिस्सा सबसे ऊपरी हिस्सा है जिस पे हम लोग रहते हैं। इस पर हम लोग, अपना घर है, इस पर हम लोग का कल कारखाने, बाजार वगैरह है। लेकिन जैसे ही धरती के आप नीचे जाएंगे तो बहुत नीचे जाने पर आपको प्लेट दिखाई देगा, प्लेट मिलेगा। यानी ये प्लेट का मतलब है बहुत बड़े बड़े चट्टान। धरातल के नीचे बहुत बड़े बड़े जो चट्टान है उसे ही प्लेट कहा गया है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेट है आपस में टकरा जाती है। जब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो धरती है, पृथ्वी है, उसके 3 भाग हैं। धरती के 3 भाग मिलेगा। ये पृथ्वी गोल आकार के हो गया, और इस धरती के अगर जमीन के हम गहराई को देखेंगे तो आपको 3 भाग मिलेगा। सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग सियाल बोलते हैं, सियाल, सियाल। दूसरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सीमा, और तीसरे वाले जो अंतिम जो हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं नीफ है। ये खास करके 9th क्लास में पढ़ना था। तो सबसे ऊपर में जो हिस्सा है वो सियाल हो गया, उसके बीच के हिस्सा सीमा हो गया, और सबसे अंदर का जो हिस्सा हो गया वो नीफे हो गया। धरातल के इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पृथ्वी के चूंकि जो जमीन है वो मोटा है, तो पृथ्वी जो 3 लेयर पर है उसी 3 लेयर का नाम
अलग अलग दिया गया है, क्योंकि इन सब में अलग अलग धातु के या अलग अलग तत्व की मौजूदगी है। तो जब आप सबसे आंतरिक भाग को देखते हैं, सबसे आंतरिक भाग के, तो इस आंतरिक भाग में जाने पर पृथ्वी पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, अतः ज़्यादा तापमान होने की वजह से यहाँ पर जो भी तत्व है वो सभी तत्व आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। द्रव अवस्था का मतलब जिस अवस्था में पानी होता है। तो यहाँ पर जितने भी तत्व है सभी अत्यधिक गर्मी की वजह से द्रव अवस्था में बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तत्व है जो द्रव अवस्था में है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, और घनत्व ज़्यादा होने की वजह से इसी तत्व के ऊपर बहुत सारे प्लेट क्या करती है, तैरती रहती है। तो ये जितने भी चट्टान है जो धरती के नीचे है, जो धरती के अंदर है, प्लेट का मतलब बड़े बड़े चट्टान, और ये जो प्लेट है ये प्लेटें कभी कभी आपस में टकरा जाती है। जैसे ये प्लेट और ये प्लेट आपस में आई, और आपस में आने के बाद जब टकरा जाती है तो टकराने के बाद एक तरंग उत्पन्न होता है, और वही तरंग ऊपर जा करके धरातल को हिट करती है, धरातल में एक कंपन उत्पन्न कर देती है, और ये जो कंपन उत्पन्न होता है उसी कंपन को हम लोग बोल देते हैं भूकंप। जैसे मान लेते हैं कि धरातल के नीचे ये दो चट्टान है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये दो चट्टान, जो धरातल पर जो दो चट्टान है, ये चट्टान कभी कभी क्या होता है कि तैरते हुए एक दूसरे से टकरा जाती है, और जैसे टकराती है टकराने के बाद एक तरंग उत्पन्न होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि दरवाजे पर या दीवार पर हम लोग जब हथौड़ा से मारते हैं तो उसके आसपास के हिस्से में भी कंपन उत्पन्न होता है, आसपास के हिस्से भी क्या होता है, कांपने लगता है, हिलने लगता है। तो उस तरह जमीन के नीचे जो बड़े बड़े चट्टान है आपस में जब टकराती है तो इसको टकराने पर एक कंपन उत्पन्न होती है। ये जो तरंग है वो दिखाई नहीं देने वाली होती है, और इसी तरंग की वजह से क्या होता है कि आसपास के इलाके हिल जाती है, और इसे हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो चट्टानें आपस में ऐसे ही चिपकी हुई है, और दोनों के अलग हटने से भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। कभी कभी दोनों के रगड़ खाने से भी कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से रगड़ खाती है, और रगड़ खाने की वजह से भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज़्यादातर जो भूकंप होता है वह इसी वजह से आता है, यानी धरती के नीचे जो चट्टान है, जो प्लेट है, उसको टकराने से भूकंपीय क्रिया होती है, और यह सबसे मुख्य वजह है। लेकिन भूकंप आने के पीछे और भी रीजन है। अगर आपको लिखना होगा कि भूकंप आने के पीछे क्या क्या कारण है तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो चट्टान है ये क्या होगी, दोनों आपस में बढ़ेगी, एक दूसरे के नज़दीक में बढ़ेगी, और आते आते क्या हुआ, दोनों एक दूसरा से टकरा गई, और जैसे यह दोनों चट्टानें आपस में टकराएगी, टकराने के बाद जो तरंग निकलेगा ये तरंग चारों तरफ फैलेगा, और ये तरंग जहाँ जहाँ पर जमीन से हिट करेगी, जमीन से टकराएगी, उस हिस्से में भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चट्टान के टकराने की वजह से एक तरंग उत्पन्न हुआ है, और ये तरंग जा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे इलाके को हिट कर रही है, इस पूरे इलाके में एक कंपन का उत्पन्न कर रही है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न पूछा जाता है, हम बताएंगे कि भूकंप केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 10th क्लास में। फिलहाल हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि भूकंप आने के पीछे क्या क्या वजह है। तो भूकंप आने के कारण की बात करें तब लिखिएगा कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, और भूकंप आने के पीछे निम्नलिखित कारण है। और निम्नलिखित कारण लिखने के बाद आप लोग पहला में लिखेंगे कि जब धरातल के नीचे के चट्टानें आपस में टकराती है तो उससे भूकंप उत्पन्न होती है, देखिए मुख्य वजह है, और भी वजह हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये नदी है,
ये कोई नदी है और इस नदी पर हम लोग क्या करते हैं, जब बांध बनाते हैं तो बांध बनाने की वजह से पीछे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर पानी की मात्रा कम है, तो ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ के भार बढ़ जाता है और यहाँ के भार कम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक जगह वजन ज़्यादा है, भार ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो इस वजह से भी कभी कभी क्या होता है, भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा दूसरा वजह में कि जब कभी मानव के द्वारा बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तब एक तरफ अत्यधिक मात्रा में पानी जमा हो जाती है, जो भूकंप का कारण बनता है या जो भूकंप आने का वजह बनता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा अब तीसरा कारण लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ज्वालामुखी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये धरातल है, ये जमीन है और जमीन के नीचे पिघला हुआ अवस्था में, क्योंकि जमीन के जब जमीन के नीचे जाएंगे तो गर्मी की मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे जमीन के हम लोग नीचे जाते हैं तापमान क्या होगा, बढ़ेगा और एक समय इतना तापमान जमीन के नीचे बढ़ जाता है कि सभी पदार्थ पिघल जाती है। सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ है सब पिघल जाती है और ये जो जितने भी पदार्थ है जो पिघला हुआ है, इस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। इस सबको बोलते हैं मैग्मा। कभी कभी क्या होता है कि ये मैग्मा ना जमीन के बाहर निकल जाती है। ये जब मैग्मा जमीन के बाहर निकलती है तो ये ऊपर उठ करके फिर नीचे की ओर इस तरीक़ा से ऊपर जाएगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी, ऊपर उठेगी और फिर ये नीचे आ जाएगी। जैसे ये नीचे आती है तो चूंकि जमीन के अंदर का जो मैग्मा है वो बहुत तेज गति के साथ जमीन के बाहर निकलती है, तो पूरे जमीन के हिस्सा को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। एक पाइप के द्वारा देखिए, जैसे कि पाइप बना हुआ है, एक मुंह बना हुआ है, तो इस जमीन को तोड़ देती है और तोड़ करके ये बाहर निकलती है। तो जैसे वो जमीन को तोड़ती है आसपास के पूरे इलाके में हलचल उत्पन्न हो जाती है और इस वजह से भी भूकंप आता है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो इस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये 3 वजह है, इस 3 वजह को याद रखेंगे। देखिए और भी वजह है, लेकिन क्लास 10 के लिए इतना ही वजह काफ़ी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे देख सकते हैं। अब भूकंप के उत्पत्ति के बाद, भूकंप के कारण के बाद आपको जानना होगा कि भूकंप के कितने जोन हैं। उससे पहले आपको 1-2 बेसिक बात बता दिया जा रहा है और बाद में जानेंगे हम लोग भूकंप के जोन कितने होते हैं। देखिए ये धरातल है, ये धरातल, ये जमीन है जिस पे हम लोग निवास करते हैं,
और नीचे जब जाएंगे जमीन के नीचे तो आपको सभी पदार्थ पिघला हुआ अवस्था मिलेगा। पिघला हुआ अवस्था दिखाने के लिए ये डॉटेड लाइन का प्रयोग किया था। ये मान लिया जाए कि जमीन के नीचे जितने भी चट्टान है, जितने सोना चांदी, जितने भी कुछ खनिज है, सभी गर्मी पा करके पिघल गया हुआ है और इसी के ऊपर में चट्टान तैरती रहती है। ये मान लेते हैं कि दो चट्टान है, ये तैर रही है। अब जमीन पानी के ऊपर या मैग्मा के ऊपर कुछ भी जो पदार्थ तैरती है तो फिक्स नहीं है कि किधर जाएगी। ये भी तैर रही है और तैरते तैरते अचानक में कभी इन दोनों में टकराहट हो जाती है और इसी टकराहट से भूकंप उत्पन्न होती है। तो मान लिया जाए कि ये दो चट्टान है और दोनों चट्टानें एक दूसरे से आके टकरा गई। ये दो चट्टानें आपस में आकर के यहाँ पे टकरा गई और जैसे यहाँ पर टकराएगी, इसके टकराने से तरंग उत्पन्न होगी और ये तरंग क्या होगी, चारों तरफ फैलेगी। तरंग चारों तरफ क्या होगी, फैलेगी। ये सभी तरफ फैल रही है और ये फैल करके यहाँ पर आकर के धरातल से टकरा रही है। तो देखिए ये जो भूकंप है, ये भूकंप ये चट्टान के टकराने से उत्पन्न हो रही है और यहाँ पर देखिएगा चट्टान टकरा रही है तो टकराने से यहाँ से तरंग उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ से जो तरंग उत्पन्न हो रही है, भूकंप की शुरुआत यहीं से होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए भूकंप जहाँ से शुरुआत होती है उस स्थान को बोलते हैं भूकंप केंद्र। ये बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। देखिए जो दो चट्टान टकरा रही है, इस दोनों चट्टान के टकराने से यहाँ से तरंग निकल रही है। शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो जहाँ से भूकंप की तरंग निकलेगी वहीं से भूकंप की शुरुआत होती है और उसे हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र। तो आपसे जब प्रश्न पूछे कि भूकंप केंद्र क्या होता है, तो भूकंप केंद्र वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है या जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है। अब देखिए ये सभी तरंगे जा करके इस धरातल से टकरा रही है। धरातल मतलब जमीन से टकरा रही है। ये सभी तरंग धरातल से टकरा रही है। लेकिन इसमें भी गौर करने की बात यह है कि ये जो सबसे ऊपर में जो तरंग गई है, सबसे ऊपर की तरफ सीधी रेखा में जो तरंग गई है, ये लंबवत 90 डिग्री वाला, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगी। ये सभी तरंगे धरातल पर पहुंच रही है, लेकिन सबसे पहले ये तरंगे धरातल पर पहुंचेगी जो सबसे सीधी रेखा में है, जो लंबवत रेखा है। तो ये जैसा सबसे पहले यही तरंगे पहुंचेगी और यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले भूकंप के अनुभव महसूस होगा। यहाँ पर सबसे पहले भूकंप के क्या होगा, अनुभव होगा, क्योंकि सबसे पहले यही तरंग पहुंच रही है। तो इस स्थान को बोला जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यहाँ से प्रश्न खूब पूछा गया, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। तो देखिए धरातल का वह हिस्सा जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर जा करके तरंग टकराया है, तो सबसे पहले यहीं पर भूकंप के अनुभव महसूस होगा। तो आप लिखेंगे अधिकेंद्र में कि धरातल का वह हिस्सा जहाँ सबसे पहले भूकंप के झटका महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 नंबर में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में क्या अंतर है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अगर आपसे भूकंप केंद्र पूछे, भूकंप केंद्र, तो आप लिखेंगे भूकंप केंद्र। यहाँ पर लिखेंगे आप जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र कहा जाता है, यानी कि वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भूकंप केंद्र है। अब एक क्या है, अधिकेंद्र, जिसे बोलते हैं ईपी सेंटर, अंग्रेजी में बोलते हैं ईपी सेंटर। तो अगर आपको अधिकेंद्र की परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं धरातल का वह स्थान, धरातल मतलब जमीन या पृथ्वी के, धरातल
का वह स्थान, धरातल का वह स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम भूकंप के झटका महसूस होता है, या भूकंप के झटका को महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहेंगे, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो केंद्र अधिकेंद्र से 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र जानने के बाद आपको जानना होगा कि भूकंप के मापते किसे है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, फिर आप लोग भूकंप के जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दो बात आपको बता दिया था, बेसिक बात। जैसे आपसे पूछेगा भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो एक होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल का मतलब क्या हुआ, भूकंप जब आती है तो भूकंप की तीव्रता होता है। कभी कभी आप सुनते हो समाचार में कि भूकंप 5.6 की तीव्रता से आया है या 6.5 की तीव्रता से आया है। तो जितना तीव्रता ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा भूकंप खतरनाक होता है, और तीव्रता अगर कम होगा तो भूकंप से उतना ही कम नुकसान पहुंचता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भूकंप के तीव्रता को, भूकंप के तीव्रता को मापने वाले यंत्र यानी मशीन को रिक्टर स्केल कहा जाता है। या स्केल, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले स्केल भी बोल सकते हैं, या यंत्र बोल सकते हैं, को रिक्टर स्केल कहा जाता है, रिक्टर स्केल कहा जाता है। एक और आपसे प्रश्न पूछता है सिस्मोग्राफ, अब देखिए, जब भूकंप आती है ना, तो भूकंप का बताएंगे आपको कि भूकंप आने पर 3 तरंग निकलती है, PSL। लेकिन इतना समझिए कि जैसे ये धरातल है, और धरातल पर जब भूकंप आता है तो जैसे आप लोग मैथ में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, या आप देखते हैं कि मूवी में कि जब कोई हॉस्पिटल में होता है तो उसका हृदय के धड़कन को मापते हैं, तो इस प्रकार से आप देखते होइएगा, इस प्रकार से आपको एक लकीर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सिस्मोग्राफ में भी होता है क्या है कि एक ग्राफ होता है, एक ऐसे ग्राफ होता है, और जब भूकंप के झटका जो होता है, जैसे भूकंप आने पर क्या होता है कि तरंग इस प्रकार से भी चलती है, और एक तरंग सीधे जाती है, एक तरंग सिंपल से आगे बढ़ती है, और एक तरंग इस तरीका से ऊपर नीचे करके चलती है। तो उससे जो भूकंप, जो पृथ्वी पर जो झटका लगता है, वो झटका लगने से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर नीचे समझिए एक तरीका से ग्राफ बनता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ बन गया, ये कोई ग्राफ बना, या आप अलग अलग तरीका से, क्योंकि सब जगह सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्राफ बनता है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता क्या होगा, सब हमेशा क्या होगा, अलग अलग होता है। मान लीजिए कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं ऐसे ही, अब देखिए जैसे भूकंप आया, यहाँ पर लिखा होगा आपको 0 1 2 3 करते करते आपको लिखा होता है 9 तक। आप जब पढ़िएगा रिक्टर स्केल को डिटेल से, तो एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल। तो जो रिक्टर स्केल है, जैसे आप लोग मैथ में जो स्केल देखते हैं तो आपको देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 करके लिखा होता है। उसी प्रकार से जो स्केल है रिक्टर स्केल, इस रिक्टर स्केल को देखते हैं तो यह रिक्टर स्केल आपको मिलेगा इस तरीका से, और इस पर 0 से लेकर के 1 2 3 4 करते करते 9 तक अंक होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा भी गया है कि रिक्टर स्केल के जो पैमाना होता है वो कितना होता है, तो यह होता है 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, जैसे 4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो जैसे अगर हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं भूकंप उतना ही खतरनाक होगा,
जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वह भूकंप की तीव्रता कम होगा और वह भूकंप उतना ही क्या होगा, नुकसान, कम नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अब देख सकते हैं ये जो भूकंप यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, ये जो है ये 3 के ऊपर है, यानी ये जो भूकंप है ये नुकसान वाला नहीं है भूकंप। आगे देखते हैं तो ये आपको 4 पर मिलेगा, ये नाम मात्र के नुकसान तक, ये नुकसान थोड़ा बहुत है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये 8, ये बहुत ज्यादा खतरनाक भूकंप होगा। अगर रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 8 बताया जाएगा तो समझिए कि बहुत ज्यादा ये खतरनाक भूकंप होगा और लाखों लोगों की इसके मृत्यु हो सकती है, लाखों लोग इससे मारे जा सकते हैं। अगर भूकंप जो रिक्टर स्केल है अगर उसकी तीव्रता 8 होगी तो लाखों घर तबाह हो जाएंगे और लाखों लोग समझे कि मारे जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि पहले भूकंप की तीव्रता 3 था, फिर 4 हुआ, फिर आगे 8 बन गया, फिर धीरे धीरे घट के फिर 0 हो गया। तो रिक्टर स्केल यही भूकंप की तीव्रता को मापता है कि जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता कितनी थी। याद रखिएगा अगर 5 से कम है तीव्रता, अगर रिक्टर स्केल में 5 से अगर तीव्रता कम है भूकंप के तो वह नुकसानदायक भूकंप नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे रिक्टर स्केल में 5 से ऊपर जाएगी, 5 से ऊपर जाने पर समझिए कि वह जो भूकंप होगा उतना ही खतरनाक होते हुए चला जाएगा और 8 बहुत ज़्यादा ही खतरनाक भूकंप के श्रेणी में आता है। हालांकि 8 जो तीव्रता है ये बहुत ही रेयर केस में ही देखने को मिला है। 7 तक तो भूकंप आया है और 6 वगैरह है ये तो हमेशा आते ही रहता है। और इससे जितने भी कम है इस भूकंप के आने पर थोड़ा बहुत कंपन महसूस होता है, इससे घर के भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तब याद रखेंगे रिक्टर स्केल क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। अगर पूछेगा कि इसमें स्केल में कितना से कितना अंक होता है तो 0 से लेकर के 9 तक के अंक होता है। और फिर यहाँ पर सिस्मोग्राफ है, तो देखिए अभी देखिए कि ये ग्राफ बनाया गया है और ग्राफ बना करके भूकंप की तीव्रता को दर्शाया गया है। आप इसे लिख सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता को, भूकंप के तीव्रता को जिस ग्राफ पर दर्शाते हैं, जिस ग्राफ पर दर्शाते हैं उसे ही सिस्मोग्राफ कहा जाता है, उसे ही सिस्मोग्राफ कहा जाता है, उसे ही सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये दोनों को याद रखेंगे, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग इस दोनों के जानने के बाद जानेंगे भूकंप के जोन क्या होता है। जितने भी भारत के हिस्सा है आप देखते होंगे कि कुछ हिस्सा में हमेशा भूकंप आते रहता है। जैसे आप उत्तराखंड के बारे में सुनते होंगे कि हमेशा वहाँ पर भूकंप आते रहता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो पठारी इलाका है वहाँ पर बहुत ही कम भूकंप देखने को मिलता है। दूसरी बात कि भूकंप की आना एक अलग बात है और भूकंप से हानि होना एक अलग बात है। देखिए बहुत जगह पर भूकंप आता है, लेकिन कुछ जगह पर जो भूकंप आता है वो हल्का फुल्का भूकंप आता है और उससे कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भूकंप जहाँ पर आती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। तो कहीं पर भूकंप से ज़्यादा हानि होता है, कहीं पर भूकंप से कम हानि होता है। तो जहाँ पर भी भूकंप की तीव्रता अलग अलग होता है उसी को हम लोग बांट देते हैं जोन में कि कहाँ पे भूकंप ज़्यादा तेजी से आता है, कहाँ पर नुकसानदायक है, कहाँ पर नहीं है। तो उसे हम लोग बोलते हैं भूकंप के जोन। और भारत में जितने भी क्षेत्र है उस सभी को 5 जोन में बांटा गया है। आपसे प्रश्न पूछता है 10th में कि बताइए भूकंप के कितने जोन होता है। तो भूकंप के मुख्यतः 5 जोन है। हालांकि अभी के बात करें तो भूकंप के 4 ही जोन है, एक जोन को हटा दिया गया है। जोन 1, जोन 2 ऐसे कर तक है, जोन 5 तक है। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, पहले 5 जोन था और अभी जोन 4 है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में कितने जोन है तो आप इसका आंसर 5 ही लगाएंगे। अब देखिए जो जोन 1 है वो जोन 1 कम खतरनाक होता है, जो जोन 2 होता है वो जोन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समझिए कि भारी होता है। जोन 3 सामान्य ही होता है, जोन 4 खतरा वाला होता है और जोन जो 5 होता है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जोन 5 के अंदर में जो भी इलाका आता है वहाँ पर जो भूकंप आते हैं उससे बहुत भारी नुकसान होता है। और जोन 1, 2, 3 में जो भूकंप आता है उससे बहुत कम हानि होता है या हानि न भी होती है।
तो भारत के वह कौन इलाका है जो जोन 5 में आता है, कौन इलाका जो जोन 1 में आता है, इसकी चर्चा हम लोग भारत के मैप पे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक मैप बनाएंगे और मैप बना करके उस सभी इलाका को दर्शाने के प्रयास करेंगे कि कौन सा इलाका जोन 1 में आता है, कौन सा इलाका जोन 5 में आता है। तो अभी मान लेते हैं कि छोटा सा भारत के मैप बना रहे हैं और जब से ही आप पहाड़ी इलाका को देखते हैं, इस पहाड़ी इलाका में देखने में पता चलेगा कि जो भी क्षेत्र है उस पर भूकंप के खतरा कुछ ज़्यादा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में आते हैं, आपको भूकंप के खतरा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसे यह सांकेतिक रूप से मान लेते हैं कि भारत का मैप हो गया, ये भारत का मैप हो गया। अब भारत के मैप पे आप देखेंगे तो ऊपर के इलाके में, इसे हम डॉटेड लाइन से देखा, इसको ठीक कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब भारत के इस हिस्से में देखेंगे तो इस हिस्सा में आपको पहाड़ी इलाका मिलेगा। जैसे हिमालय के पहाड़ इधर ही हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो हिमालय के पहाड़ है। फिर आप इस बीच वाले इलाके में देखेंगे, इस बीच वाले इलाके में आपको मैदान मिलेगा, इसे हम दर्शा रहे हैं। इस इधर के इलाके में देखेंगे आप, इधर के इलाके में, तो इधर के इलाके में आपको इस तरीका के आपको हिमालय पहाड़ मिलेगा। ये आप पढ़े होंगे 9th में, ये सब हिमालय पहाड़ है। तो इधर में आप लोगों को जो हिस्सा मिल रहा है वह हिस्सा पहाड़ी इलाका है, जिसमें से जम्मू कश्मीर के लद्दाख, ये जो लद्दाख इलाका है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है, और ये थोड़ा सा यूपी का हिस्सा हो गया। बिहार नहीं आता है, बिहार में नहीं है हिमालय। यहाँ पर यूपी के थोड़ा सा हिस्से में समझिए कि पहाड़ी इलाका है। आप सिक्किम को देखेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। जैसे आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये वर्तमान क्या हो गया, लद्दाख का क्षेत्र, यहाँ पर हिमालय पर्वत। फिर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर आप यहाँ से नीचे आएंगे, ये सबसे खतरनाक इलाका उत्तराखंड है, इसे मत भूलना है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्किम राज्य, सिक्किम। यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल, अरुणाचल। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये सभी इलाका पर्वतीय इलाका है, यानी पूरा इलाका पर्वतीय नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा समझे कि पर्वतीय है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की उम्मीद होता है। और ये जो इलाका देख रहे हैं, ये सभी इलाका जोन 5 में आता है, जोन 5 में आता है। और ये जोन 5 बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर जो भूकंप आती है, ये भूकंप बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तब ध्यान रखेंगे कि जो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस सब के ऊपरी हिस्सा, इस पर भी तो ध्यान रखेंगे। ये पूरा इलाका की बात नहीं हो रहा है, ये पूरे इलाके का नहीं हो रहा, बल्कि इसके सबसे जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे इस क्षेत्र के इलाके के सबसे ऊपरी हिस्सा, ऊपर मतलब इन सब के उत्तरी इलाका, इन सभी क्षेत्र के जो उत्तरी इलाका है वो सभी उत्तरी इलाका आते हैं जोन 5 में। और यहाँ पर हमेशा भूकंप के खतरा हमेशा भूकंप में खतरा रहता है। और जब भूकंप आती है यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे, ये गुजरात का इलाका है, और गुजरात की ये जो इलाका है वह इलाका है कच्छ का इलाका, और यह कच्छ के इलाका भी जोन 5 में आता है। अब जोन 5 जब लिखना होगा तब इस तरीका से रोमन में लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ये जोन 5 हो गया, और ये जोन 5, ये जो कच्छ है ये जोन 5 में आता है। और यहाँ पे हमेशा भूकंप आती रहती है, और जब भी भूकंप यहाँ पर आया है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुआ है। तो इस बात को मत भूलना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात का जो कच्छ इलाका, ये गुजरात में आता है, गुजरात का जो कच्छ इलाका है वह जोन किस में आता है, ये जोन 5 में आता है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका है। फिर जोन 5 के बाद जोन 4 आता है। तो जोन 4 में इसी इलाका को, आप जो देख रहे हैं पूरा इलाका, इस सभी क्षेत्र के जो उत्तरी जो दक्षिणी क्षेत्र है, जितने भी देख रहे हैं, ये सभी राज्य के जो दक्षिणी इलाका होगा, जो दक्षिणी क्षेत्र होगा, दक्षिणी क्षेत्र, इन सभी राज्यों के जो दक्षिणी क्षेत्र है वह सभी क्षेत्र जोन 4 में आता है। तो अगर आपको जोन 4 लिखना तो लिख सकते हैं कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
इन सभी के दक्षिणी जो इलाका है वो जोन 4 में आता है, और यहाँ पर जो आता है भूकंप वो भी भूकंप खतरनाक के श्रेणी में आता है। जोन 3 की बात करें तो अब देखें कि ये पूरे इलाका आप देखेंगे भारत में, ये पूरे इलाका मैदानी इलाका है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे मैदानी इलाका है। ये पूरा बिहार यूपी का इलाका भी समेट लीजिएगा, ये पूरा मैदानी इलाका है। यहाँ पर आपको बिहार मिलेगा, यूपी मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश मिल रहा है, पंजाब हरियाणा मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर आप लिख सकते हैं बिहार हो गया। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल के इलाका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, मध्य प्रदेश। ये जितने भी इलाका देख रहे हैं ये सब के जो मैदानी क्षेत्र है, ये सभी मैदानी क्षेत्र जोन 3 में आता है। ये जोन नंबर 3 में आता है, और यहाँ के जो भूकंप है वो कम खतरनाक होता है। फिर आप जोन 2 की बात करें, जोन 2 के, तो देखिए यहाँ के इलाका, अब गौर करेंगे यहाँ के इलाका, ये जो इलाका है ये तटवर्ती इलाका है। यानी जितने भी दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो तटीय मैदान है, याद रखें एक सब तटीय मैदान, ये जो तटीय मैदान है ये तटीय मैदानी इलाका जोन 2 में आता है। और यहाँ के भूकंप भी नॉर्मल भूकंप होता है, इससे कोई खास खतरा नहीं होता है। तो यदि आपको लिखना होगा कि जोन 2 में कौन कौन क्षेत्र आता है तो आप लिख सकते हैं, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, केरल लिख सकते हैं केरल, तमिलनाडु लिख सकते हैं तमिलनाडु लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, इन सब के तटीय क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, ये तटीय मैदानी क्षेत्र है, ये जोन 2 में आएगा, ये जोन नंबर 2 में आएगा। यहाँ के भूकंप का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़े बहुत समझिए कि जो मकान है वो सब थोड़े बहुत हिलेंगे, इससे किसी प्रकार के जान माल की हानि नहीं पहुँचती है। जोन 1 को अभी हटा दिया गया है, देखिए वर्तमान में जो जोन 1 है उसे हटा दिया गया है और जोन 4 ही रखा गया है। जोन 1 में भूकंप की खतरा है ही नहीं, इसलिए उसे हटा दिया गया है। तो जोन की बात करें तो अभी वर्तमान में 4 ही जोन है, लेकिन आपको 5 जोन लिखना है। तो जोन 1 में ये इलाका आता है, ये बड़ा इलाका, ये जो इलाका है ये प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के ये पठारी क्षेत्र है। अब लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र, और ये पठारी क्षेत्र जोन 1 में आता है। और सबसे कम भूकंप की संभावना यहीं पर है, यहाँ पे भूकंप न के बराबर आता है और इससे भूकंप के खतरा है ही नहीं। तो अभी आप लोग जोन 1 से लेकर 5 तक देखे हैं, आपको जोन 5 में आने वाले क्षेत्र का नाम ध्यान रखना होगा। खास करके इस कच्छ क्षेत्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात के कच्छ कौन जोन में आता है, ये जोन नंबर 5 में आता है, जहाँ पर सबसे खतरनाक भूकंप आती रहती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग भूकंप के जोन के बाद अब हम लोग समझेंगे कि भूकंप से कितने प्रकार की तरंग निकलती है और उस तरंग से क्या क्या नुकसान होता है। तो भूकंपीय तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंग से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर है भूकंप के तरंग। बात करें भूकंप के तरंग से, तो जब भी भूकंप आती है तो भूकंप आने के बाद 3 तरह के तरंग निकलती है। भूकंप के आने के बाद 3 तरह के तरंग निकलती है। एक है पी तरंग, याद रखेंगे पी तरंग। इस पी तरंग को बोला जाता है प्राथमिक तरंग। याद रखेंगे पी तरंग को क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग, क्योंकि पी फॉर प्राइमरी होता है, तो पी फॉर प्राइमरी है, ये प्राथमिक तरंग है। फिर एक होता है एस तरंग, एक है एस तरंग, और इसे बोलते हैं एस फॉर सेकेंडरी तरंग। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंग। तो एस तरंग को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक तरंग, क्योंकि एस का मतलब होता है सेकेंडरी। और एक है एल तरंग, एल तरंग,
देखिए एल तरंग के खोज किया था एक थे प्रोफेसर लव। एक प्रोफेसर लव नाम के व्यक्ति थे, वही व्यक्ति एल तरंग की खोज किए थे, इसलिए उनके नाम पर ही इनका नाम पड़ गया है एल तरंग। अब इस तरंग की विशेषता जानना है कि तरंग की विशेषता क्या है। देखिए जो प्राथमिक तरंग है पी तरंग, इस तरंग के सबसे ज्यादा समझे की रफ्तार होता है। ये जो प्राथमिक तरंग है ये 6 से लेकर के 8 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे 6 से लेके 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। 6 से लेके 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए इनमें से कौन तरंग की रफ्तार यानी तीव्रता किसकी होती है, तो ये होगा पी तरंग के। इनमें से किसकी तीव्रता ज्यादा होती है, तो होगा पी तरंग के। क्योंकि पी तरंग के स्पीड देखिएगा, गति देखिएगा तो सबसे ज्यादा है 6 से 8। इसके अलावा ये जो एस तरंग है, इस एस तरंग की तीव्रता होता है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिए यहाँ पर सेकेंड है, तो 3 से 4 किलोमीटर ये चलती है एस तरंग। और ये जो एल तरंग है, ये एल तरंग बहुत ही कम है, ये 1.5 से 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलती है। तो इन तीनों तरंग में से पूछे कि कौन तरंग के स्पीड ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा इस तरंग की रफ्तार ज़्यादा है और सबसे कम रफ्तार एल तरंग की है। इसके अलावा देखिए इस तरंग की विशेषता और है कि जो पी तरंग है, ये पी तरंग यह ठोस द्रव और गैस तीनों में चलती है। हालांकि ये सब प्रश्न अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लिख सकते हैं कि ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस ये तीनों में गमन करती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। आपसे प्रश्न पूछेगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बताइए भूकंप के दौरान जो भी तरंग उत्पन्न होती है उसमें से किस तरंग से ज्यादा हानि पहुंचती है। तो देखिए स्पीड के मामले में पी तरंग ज्यादा है, सबसे ज्यादा रफ्तार पी तरंग के, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान एल तरंग के होता है। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान एल तरंग से होती है। यहाँ पर नोट दे के आप लिख लेंगे कि सर्वाधिक क्षति एल तरंग पहुंचाती है, एल तरंग पहुंचाती है, एल तरंग पहुंचाती है। इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे कि जो एल तरंग है इसकी रफ्तार सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाती है। और एक प्रश्न और पूछेगा आपसे कि बताइए सबसे पहले धरती पर, धरातल पर कौन सा तरंग पहले पहुंचती है। ये मान लेते हैं कि धरातल है, ये धरातल है, ये धरातल है। इस धरातल पर सबसे पहले आपको जो तरंग पहुंचेगी वो तरंग होगी पी तरंग, क्योंकि नाम में पी मतलब प्राथमिक तरंग। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो पी तरंग है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले कौन पहुंचेगी, सबसे पहले पी तरंग पहुंचेगी। फिर पी के बाद कौन पहुंचेगी, तो एस तरंग पहुंचेगी। पी के बाद कौन पहुंचेगी, पी के बाद एस तरंग पहुंचेगी। और सबसे लेट कौन पहुंचेगी, तो सबसे लेट एन तरंग पहुंचती है, सबसे लेट एल तरंग पहुंचती है, एल तरंग पहुंचती है। लेकिन नुकसान की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वह इस एल तरंग की होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग जितने भी एग्जाम में भूकंप से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि जितने भी बात बताया गया है वो सभी बातें सब प्रश्न पूछा गया है और इन सबकी चर्चा कर दिया गया है, लेकिन जो बात नहीं बताया गया उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या इसका वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब अभी हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में। हालांकि और भी इसके बहुत कुछ बच रहा है जिसका चर्चा हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे आपसे पूछेगा इंफ्रारेड के बारे में, इंफ्रारेड कैमरा के बारे में, इंफ्रारेड कैमरा के बारे में। देखिए जब भी भूकंप आती है तो भूकंप आने के बाद घर के नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे घर गिर जाते हैं। तो जैसे ही बहुत सारे घर गिरेगा तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ के लोग को मौका मिल नहीं पाता है कि वो घर से बाहर जाए, तो उस घर के लोग भी उसी घर में दब जाते हैं। तो घर के गिरने के बाद जो मलबा होता है
उस मलबा में बहुत सारे लोग दब जाते हैं। अब इस मलबा में कौन कौन लोग दबा है कि नहीं दबा है, इन सब के पता लगाया जाता है इसी इंफ्रारेड कैमरा से। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए मलबे में दबे, मलबा के मतलब है जो भी घर गिरता है तो उसका जो पूरा करकट है वो हो गया मलबा। तो प्रश्न पूछेगा मलबे में दबे लोग का पता लगाने के लिए भूकंप के मलबे लिख लीजिएगा। भूकंप से हुए मलबे में दबे लोग का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा के प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। फिर आपसे प्रश्न पूछता कक्ष के बारे में। तो कक्ष हम बताए थे ये जोन 5 में आता है और बहुत बार यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है। दो तिथि वाला बात पर ध्यान रखेंगे। एक तिथि है 26 जनवरी 2001। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन था और 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मना रहे थे 2001 में, तो इसी समय एक बड़ा भयंकर भूकंप आया था और यह भूकंप आया था गुजरात के कच्छ इलाके में और बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि गुजरात के भुज में, गुजरात में एक जगह है भुज, गुजरात के भुज में तीसरा ऑप्शन दिया था भूपटलीय दरारी क्षेत्र। और देखिए इसका आंसर तीनों होगा। इन तीनों स्थान पर भूकंप के खतरा ज्यादा होता है। हमेशा इस क्षेत्र में भूकंप आते रहता है। इस तीनों स्थान पर भूकंप इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि इसके नीचे का जो प्लेट है वो प्लेट कमजोर होता है। प्लेट का मतलब बड़े बड़े चट्टान। देखिए वलित पर्वत का जो क्षेत्र है, वलित मतलब मुड़दार पर्वत, आप देखते हैं हिमालय के, तो हिमालय ऐसे आपको मुड़ा हुआ मिलेगा। ये जो हिमालय है ये मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ मतलब कि वलित है। मुड़दार पर्वत को ही बोलते हैं वलित पर्वत। और ये मुड़ा होने की वजह से जमीन के नीचे के जो प्लेट है वो प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है कि चढ़ रही है। ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था, विशेष किसी अन्य वीडियो में चर्चा किया जाएगा। ये जो भी मुड़दार पर्वत है यानी वलित पर्वत है, इस स्थान के जो प्लेट होता है वो कमजोर होता है और यहाँ पे भूकंप आते रहता है। महासागरीय गर्त का मतलब होता है गड्ढा। जैसे महासागर में जो गर्त होता है, गर्त मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये समुद्र है, ये मान लेते हैं कि समुद्र है और नीचे कोई ऐसे गड्ढा है, ये गर्त हो गया। गर्त मतलब गड्ढा। तो इस स्थान के प्लेट भी क्या होता है कमजोर होता है और उस चट्टान के खिसकने से क्या होता है भूकंप आती है। भूपटलीय दरार के मतलब है, दरार के मतलब है जमीन में बड़ा गड्ढा। ये जो जमीन है और इस जमीन के अंदर में मान के चलिए कि गड्ढा है, ये गड्ढा है। तो इस गड्ढा की वजह से भी क्या होगा कि जमीन हमेशा अनबैलेंस स्थिति में रहता है, जमीन का संतुलन बिगड़ते रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उस स्थान पर हमेशा भूकंपीय क्रिया होती रहती है। तब इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यह हो सकता है भविष्य में इससे भी प्रश्न पूछ ले या कभी कभी प्रश्न को रिपीट कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। वलित पर्वत के क्षेत्र में भूकंप आने का खतरा रहता है, महासागरीय गर्त में भूकंप का खतरा होता है और जो भूपटलीय दरार है, दरार मतलब कि जो गड्ढा है, वहाँ पर भी हमेशा भूकंप आते रहता है। भारत के जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर हमेशा भूकंप की चर्चा होती रहती है क्योंकि वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा होती है। और गुजरात का जो कच्छ इलाका है वो कच्छ इलाका भी भूकंप के प्रभावित इलाका है, वहाँ पर भी अक्सर भूकंप देखने को मिलता है और जब भी भूकंप होती है वह भूकंप वहाँ के लिए बड़ा खतरनाक साबित होती है। देखिए भूकंप से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में किया जाएगा। भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी की भी चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, भूकंप के जो भी है इतना ही चर्चा करते हैं। आप सभी लोग को यह वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।